साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय वह है जो पूरे देश में बवाल का विषय बना रहा, इसीलिए हमारा आज का विषय भी है सोनिया से सवाल, सियासी बवाल। संदर्भ ये है कि कांग्रेस का एक मुखपत्र होता था नेशनल हेराल्ड। उस नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व को लेकर, उसकी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर देश का शीर्षस्थ राजनीतिक परिवार अर्थात गांधी परिवार कटघरे के घेरे में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के संदर्भ में ईडी के द्वारा पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया है। राहुल गांधी कुछ समय पहले ईडी के दफ्तर के लगातार चक्कर लगाते रहे, उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता रहा। कांग्रेस का विरोध करती रही, सड़क पर उतरी कांग्रेस, राज्यों में अपना प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी ईडी टस से मस नहीं हुई। तकरीबन 50 घंटे से ज़्यादा राहुल गांधी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला चला। इसी क्रम में सोनिया गांधी को भी बुलावा था, लेकिन सोनिया गांधी बीच में कोविड पॉजिटिव हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। उन्होंने आग्रह किया कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए। ईडी ने उदारतापूर्वक तारीख आगे बढ़ा दी, लेकिन ईडी ने तमाम प्रकार के दबावों को खारिज करते हुए ये सहूलियत नहीं दी कि उनसे पूछताछ ना की जाए। आखिरकार एक बार फिर सम्मन आया। सोनिया गांधी ने भी कहा कि मैं इसका सामना करूंगी, और सामना नहीं करूंगी, डट के सामना करूंगी। आज उन्होंने बल्कि बयान भी दिया, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, डरूंगी नहीं। वह डरी भी नहीं, बाकायदा गई। 3 घंटे से ज़्यादा समय तक उन्होंने ईडी के सवाल जवाब का सामना किया, वापस आई। पर साथ ही खबर ये आई कि पूछताछ खत्म नहीं हुई है, सोमवार को भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन अपने नेता के संदर्भ में किया। तमाम राज्यों में भी प्रदर्शन हुआ। रायपुर के संदर्भ में बात करें तो करीब 30 से 40 हजार लोगों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। ऐलान किया कि यह सब सियासी साजिश है और इससे हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि बार बार के इस प्रदर्शन के बावजूद भी क्या कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इसका कोई प्रभाव जा रहा है? क्या जनता के स्तर पर कोई संदेश जा रहा है? क्या इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस अपने प्रति या अपने नेताओं के प्रति सहानुभूति अर्जित कर पा रही है? क्या जनता की अदालत में ये प्रदर्शन संदेश दे पाने में कामयाब है कि जो कुछ भी चल रहा है वो सियासी खेल चल रहा है, वस्तुतः कर अपवंचन का या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मामला नहीं है? इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि वरम प्राप्तिर यशसो न पुनर्दुष यश, अर्थात यश की प्राप्ति भले ही न हो किंतु अपयश होना उचित नहीं है। राजशेखर काव्य मीमांसा के तहत ये बात कहे थे। क्या कांग्रेस का यह प्रदर्शन इसी संदर्भ में है? सोनिया गांधी के हिस्से में यश भले ही ना आए, पर एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ के तौर पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी के हिस्से में दाग आए, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भला कैसे स्वीकार हो सकता है? क्या कांग्रेस इसी भावना के तहत सड़क पर उतर रही है कि उनके नेताओं के ऊपर दाग क्यों लगाया जा रहा है? इसको ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, कांग्रेस पार्टी का मुखर चेहरा है, चेयरमैन है पार्टी पुस्तक निगम के। हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चेहरा है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अपनी बात खरे लहजे में कहते हैं, कांग्रेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। हमारे साथ घरेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी को भी शिकायत रही है केंद्रीय एजेंसियों के संदर्भ में, क्या वो सोनिया गांधी के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ? जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। और इन सब के बीच में तटस्थ भाव से पूरे प्रकरण को देख रहे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी से, लेकिन उससे पहले इस मसले पर 3 बयान हमारे पास में हैं, उन्हें दर्शकों से साझा करते हैं और फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है इस मसले पर इन 3 राजनीतिज्ञों ने। पर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि करीब 70 या 75 सांसद वहां किंग्सवे कैंप में थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी पुलिस स्टेशन में थे और कोई और भी पूर्व सांसद भी थे, CWC सदस्य भी थे। मेरे ख्याल में करीब 150 लोग रहेंगे। पर कल जो हमने पहले ही ऐलान किया था कि हर जिले में प्रदर्शन होगा, वो कल जरूर होगा। ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है और राजनीतिक प्रतिशोध का जवाब इसी भाषा में और इसी ढंग से देने की जरूरत है। ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है।
ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। और कांग्रेस के नेता हैं, अरे सोनिया गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद एक बार नहीं दो बार ठुकराया, उस महिला को 90 करोड़ के लिए 90 करोड़ की राशि, वो भी कांग्रेस पार्टी का पैसा है, नेशनल हेराल्ड को दिया गया है, उस चेक में दिया गया है। 10 साल में 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपया दिया, उसके पूरा ऑडिट हुआ है। अब उसमें आप अपराधी बना रहे हैं, ये तो घटिया राजनीति है। और ये अधिकारी लोगों की जमीर को भी मैं जगाना चाहता हूँ। क्या आप इसीलिए नौकरी कर रहे हैं, किसी एक दल को लाभ पहुंचाने के लिए, दूसरे दल के लोगों को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं? इनकी आत्मा में झकझोरना चाहता हूं, वो आत्मचिंतन करें कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 3 बातें निकल कर आई। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। माननीय रविशंकर प्रसाद, जो देश के कानून मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन को सत्याग्रह भले ही कांग्रेस ही कहे, पर यह देश और देश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। और तीसरी बात, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये अधिकारी क्या नौकरी के लिए इसलिए आए कि एक राजनीतिक दल के लिए सेवा कार्य करें? क्या इनकी कोई अंतरात्मा नहीं है? तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वह अपने प्रदर्शन के माध्यम से उनके अंतरात्मा को झकझोरने के लिए आए हैं। इन सबके बीच में मैं शैलेश नितिन द्विवेदी आपसे समझना चाहता हूँ, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले कांग्रेस देश की अस्मिता के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती थी। आज भाजपा सवाल उठा रही है कि क्या हो गया कांग्रेस को? भ्रष्टाचार के मामले में जिन पर आरोप हैं, कदाचार के मामले में जिन पर आरोप हैं, जिनके ऊपर आपराधिक किस्म की संदर्भ में धाराएं लगी हुई हैं, भ्रष्ट आचरण के संदर्भ में, धांधली के संदर्भ में, उनके समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। भाजपा बहुत दुखी है। आपसे जानना चाहते हैं शैलेश नितिन द्विवेदी जी, कांग्रेस को हुआ क्या है? देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन भ्रष्ट मामलों में आरोपियों के संदर्भ में सड़क पर उतर रहा है। भाजपा बहुत परेशान है इससे और दुखी भी है। क्यों आप देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल को इतना दुखी कर रहे हैं, इस प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के दुख का कारण बहुत स्पष्ट है जी। कांग्रेस गांधी जी के रास्ते पे चल के, शांति के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर यदि विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इसका अधिकार भी छीन लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती रहे, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों पर झूठे मामले बनाए, मुकदमे बनाए, पूछताछ के नाम पर प्रताड़ना करे। एक 75 वर्ष की महिला के साथ जो अस्वस्थ है, जिसके पति राजीव गांधी जी ने भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति यह सौजन्यता दिखाई थी कि अटल जी अस्वस्थ थे तो उन्हें भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाया कि वे विदेश जाएं और अपना इलाज भी करा सके। ये कांग्रेस की सौजन्यता है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी नेता की 75 वर्ष की अस्वस्थ विधवा पत्नी के साथ क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र का मखौल उड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसको सारा देश देख रहा है। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिरानी होती है तो उस समय इंदौर में छापे पड़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने का अभियान चलाना होता है तो ईडी सक्रिय हो जाती है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस वापसी करते हुए दिखती है तो डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला बनाते हैं। मैं तो नारायण राणे जी के मामले को विशेष रूप से यहां पर रखना चाहूंगा। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ ईडी की कार्यवाही, ईडी का मुकदमा और सब कुछ, और जैसे ही वो भाजपा में चले गए वो स्वच्छ हो गए, क्योंकि भाजपा की वॉशिंग मशीन ने उनको धोकर निर्मल कर दिया। किरीट सोमैया भाजपा के नेता जब नारायण राणे पर आरोप लगाते थे, आरोपों की बौछार करते थे, आज किरीट सोमैया की बोलती क्यों बंद है, ईडी आज क्यों चुप है? ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल कर लिए तो ईडी ने दुरुपयोग कर दिया, पर सवालों के उत्तर कहाँ मिले? जानना चाहते हैं कि जिस एसोसिएट जनरल का गठन किया गया था,
जिस नेशनल हेराल्ड को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, उसका स्वामित्व तकरीबन 1037 शेयर धारकों के पास था। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, 2010 तक 90 करोड़ का कर्जा था, पर 2000 करोड़ की संपत्ति थी, ये भाजपा बता रही है, बाकी कागजात बता रहे हैं। क्या ऐसा कारण हुआ कि आपने एसोसिएट जनरल के स्वामित्व को यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दिया, जिसका स्वामित्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 3 अन्य नेताओं के पास है। 76% गांधी परिवार के पास, 24% बाकी के पास। थोड़ा इस विषय पर तो रोशनी दीजिए कि आखिर एसोसिएट जनरल के स्वामित्व को बदलने की नौबत क्यों आई। अगर आपने ये बदलाव नहीं किया होता तो क्या भाजपा और क्या ईडी इसको लेकर आपको सवालों के घेरे में ले पाते? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। एसोसिएट जर्नल के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जी, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का मुखपत्र बनाकर नवजीवन को चालू किया गया, नेशनल हेराल्ड को चालू किया गया। समय के साथ इन अखबारों की स्थिति वैसी नहीं रही। इन अखबारों का बिजली का बिल पटाने के लिए, इन अखबारों में कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, कर्मचारियों के पेंशन जैसे दायित्वों को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने समय समय पर इन अखबारों को पैसा दिया, जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि ये अखबार कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। जब इन अखबारों को फिर से पुनर्जीवित करने की बात हुई और इसके लिए इन अखबारों के पुनर्जीवन और 90 करोड़ के पैकेज जो कांग्रेस के द्वारा समय समय पे दिया गया, उसके आधार पर यदि कोई परिवर्तन हुआ, सारे ट्रांजैक्शन तो चेक के द्वारा हुए हैं, सारे ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से वैध हैं, लीगल हैं, उन ट्रांजैक्शन को लेकर सोनिया गांधी से सवाल करना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा ही नहीं पा रही है कि कांग्रेस फिर से इन अखबारों को शुरू करके भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा के स्तर पर बड़ी चुनौती दे। ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार ही नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह साजिश रची, ये षड्यंत्र रचा, ईडी का दुरुपयोग किया, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, और लोकतंत्र की हत्या भाजपा की फितरत बन चुकी। भाजपा की फितरत बन गई। बड़े कमाल का एंगल दिया शैलेश नितिन त्रिवेदी ने। शिवरतन शर्मा जी, आपके संदर्भ में आरोप यह है कि जिस अखबार ने एक समय देश की आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया था, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, वो अब कांग्रेस के पुनर्जीवन में योगदान देने जा रहा था। डर गए आप इस बात से, घबरा गए आप, क्या होने जा रहा है, कांग्रेस वापस खड़ी हो जाएगी, इसलिए उन अखबारों की भ्रूण हत्या के लिए आप इस प्रपंच को रच रहे हैं। ऐसा आकलन शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ है। क्या कहते हैं शिवरतन जी, एक अखबार निकलने के नाम पर इतना डर गए आप कि इतना बड़ा आपने तमाशा खड़ा कर दिया, ईडी जैसी संवैधानिक संस्था का आपने उपयोग करना चालू कर दिया, देश की राजनीति को इस कदर प्रदूषित कर दिया। इतना बड़ा राजनीतिक दल होकर भी आप इतनी छोटे कार्य में कैसे संलिप्त हो गए शिवरतन जी? शैलेश नितिन त्रिवेदी को इस बात पर अचरज है, उनके अचरज का कुछ समाधान कीजिए ना। हिमांशु जी, जी 1938 में जी जिस एसोसिएट जनरल की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जी उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उस एजेल को समाप्त करने का काम यंग इंडिया बना करके कांग्रेस के लोगों ने। जी और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के दुखी होने या डरने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी न दुखी है न डरती है। मैं खाली आपके माध्यम से आदरणीय शैलेश जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ईडी की पूरे देश में सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ पहली कार्रवाई है? क्या आपकी सरकार के पीरियड में ईडी कार्रवाई नहीं करती रही है? मेरे पास सारे आंकड़े हैं। जी यूपीए गवर्नमेंट ने 874 प्रकरण दर्ज किए हैं ईडी के, जी और लगभग 4156 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने कार्यकाल में जब्त की है। जी पर आज सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। अरे भाई, जिस मामले पे राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी को पूछने के लिए बुलाया गया है, उस मामले में ऑलरेडी वो लोग, यंग इंडिया के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस किया था, उस पे वो दोनों जमानत पे छूटे हुए हैं, जी जमानत पे हैं। और उस मामले में अगर एक संस्था पूछताछ करने के लिए बुला रही है, ये राजनीतिक प्रपंच करने का औचित्य क्या है? देखिए माननीय हिमांशु जी, जी कांग्रेस का इतिहास जो है, जी मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी माननीय शैलेश जी को क्षमा याचना पहले से ही कर लेता हूँ। जी कांग्रेस का इतिहास अगर देखेंगे ना, तो कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय रहे। जी जब जब कांग्रेस की सरकार रही,
इनने पूरे देश को भ्रष्टाचार में एक प्रकार से धकेलने का काम किया। भ्रष्टाचार की माने अंतहीन कहानी इनने गढ़ने का काम किया है। जी आपको माननीय चिदम्बरम जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनको राजनीतिक बदला लगा, जबकि चिदम्बरम जी का आप इनकम टैक्स का जो ये उन्होंने जो जारी किया है, जमा किया, उसको दिखवा लीजिए। जी करोड़ों रुपए का बैंगन गमले में पैदा किया हो। जी अब ये हास्यास्पद लगता है कि नहीं लगता है? और लोकतंत्र के कुचलने की बात हो रही है। अरे भैया, लोकतंत्र को कुचलने का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। जी। 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई? जी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का, सारे समाचार पत्रों में सेंसरशिप लागू करना, उनके कनेक्शन काटना, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये कौन करता है? जी। और आज छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो यहाँ का मीडिया पीड़ित है। यहाँ कितने पत्रकारों के खिलाफ आप कार्रवाई कर चुके हो? जी तो आपको लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड ईडी कोई कार्रवाई करे, कोई संवैधानिक संस्था कार्रवाई करे तो आपको लगता है लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, और आपकी सरकार करे तो आपको लगता है बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा एक सवाल पे पूछने का बड़ा मन है शिवरतन जी, ये कांग्रेस की आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? कर्जा दिया कांग्रेस पार्टी ने, 90 करोड़ रुपए दिया, एसोसिएट जनरल को दिया, उनके अखबार को बचाने की खातिर दिया। आप बड़े दुखी हो रहे हैं, उनका 90 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, उनका 90 करोड़ का कर्जा राइट ऑफ हो गया। ये कांग्रेस के पैसे की चिंता में भाजपा इतनी दुबली क्यों हो रही है? जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा करती थी, वो भाजपा बड़ी चिंतित दिखाई देती है। कांग्रेस के 90 करोड़, हाय कांग्रेस के 90 करोड़, ये कांग्रेस के पैसों के लिए इतनी चिंतित क्यों है शिवरतन जी? आप पैसे के लिए चिंतित नहीं है जी जिस संस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जी उस संस्था की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जी यंग इंडिया नामक एक नई कंपनी बना करके हड़पने का काम एक परिवार विशेष के लोगों ने किया है। विवाद इस बात का है, जी यंग इंडिया में आप स्वयं बता रहे हैं कि 76%, 38% की शेयर होल्डर श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी हैं, जी और बाकी 24% में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। जी तो कुल मिला के एसोसिएट जनरल की संपत्ति को हड़पने का काम कौन कर रहा है? जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस पॉजिटिव उद्देश्य से उसकी स्थापना की थी, जी उसको समाप्त करने का काम कौन कर रहा है? हम तो चाहते हैं जिस उद्देश्य से वो संस्था बनी, उस उद्देश्य से वो काम करती तो प्रसन्नता होती। जी अच्छा, आप बोलते हैं कि कांग्रेस का अखबार था। अरे कांग्रेस का अखबार था तो आप मदद करते हो, चलवाते ना। जी। यंग इंडिया बना के नए शेयर होल्डर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने क्यों 76% का शेयर होल्डर खाली सिर्फ 2 लोगों को दिया, आदरणीय सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को? जरा इसकी जानकारी दे दे। इसकी जानकारी दे दे। शिवरतन शर्मा जी सवाल कर रहे हैं, एक संस्था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी, उस संस्था को समाप्त करने का पाप जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया, इस रूप में शिवरतन शर्मा कहानी को कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ये तो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं, बता रहे हैं ईडी का दुरुपयोग किया। ईडी का काम तो यूपीए सरकार के संदर्भ में भी बहुत हुआ था, पर ईडी की कार्रवाई से तकलीफ पाने वाले या शिकायत करने वाले कांग्रेस ही अकेले नहीं है, आम आदमी पार्टी या अन्य विपक्षी नेताओं को भी बहुत शिकायत है। हमारे साथ में घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे जानना चाहते हैं कि इस पूरी कार्रवाई में घनेंद्र जी आप कहाँ हैं? क्या आप कांग्रेस के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं या ईडी के साथ हैं? थोड़ा इसके विषय में दृष्टिकोण तो स्पष्ट हो कि आप हैं किसके साथ? देखिए हिमांशु जी, हम लोकतंत्र के साथ है, डेमोक्रेसी के साथ है, और निश्चित तौर पर देखिए आज सवाल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं, सवाल देश में जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आज जिस तरीके से आप पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, राजनीतिक विद्वेष के तहत जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में ये तरीका ठीक नहीं है कि कोई आपके सामने, अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है, ठीक है, चुनाव में बहुत इश्यूज होते हैं, चुनाव में आप इश्यूज पे बात कीजिए, लेकिन ईडी का मैं आपको एक चीज बताऊं हिमांशु जी, मैंने आज ईडी का स्टडी करा। ईडी में जो कन्विक्शन रेट है वो 0.4% है। इसका मतलब कि अगर 100 लोगों पे ईडी मुकदमे दर्ज करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैं इनका बता रहा हूं कि 0.4% का मतलब कि 100 लोगों पे अगर ईडी ने मुकदमे दर्ज करे तो एक आदमी भी कन्विक्ट नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है कि ईडी का पहले भी मिसयूज होता था, ईडी का आज भी मिसयूज हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ईडी नहीं, इनकम टैक्स हो, इन्फोर्समेंट हो, सीबीआई हो, आपने देखा कि किस तरीके से
दिल्ली के अंदर एक हादसा हो कि दिल्ली पुलिस का एक दरोगा जी। सीबीआई चीफ के घर ऑफिस में रात में छापा मारता है, ये भी हमने देखा। तो इस तरीके की जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये ठीक नहीं है। जैसे जैन साहब वाले केस में कह रहा कि सतेंद्र जैन साहब के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, जी। कुछ नहीं सतेंद्र जैन साहब के पास। एक किसी जैन साहब ने XYZ जैन साहब, उनकी किसी और से डीलिंग हुई, तो वो जैन साहब कौन थे, किसके थे, उन सारे जैन साहब को, जितने भी दिल्ली में जैन साहब है, सब उन्होंने सतेंद्र जैन साहब से लिंक्ड कर दिए जी। कि ये सारे जैन जो है सारे सतेंद्र जैन के रिश्तेदार हैं। उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और इस तरीके से बगैर एफआईआर के, क्योंकि 8 साल पुराना केस था और बाकायदा इस मामले को पहले सीबीआई में गया था। सीबीआई ने भी कोर्ट में देख कह दिया था कि भी सतेंद्र जैन साहब वाले मामले पे डिस्क्लोजर बनता है, इसको डिस्क्लोज कर दो। लेकिन जब जिस तरीके से हिमाचल का हमने सतेंद्र जैन साहब को इंचार्ज बनाया और जैन साहब ने जाके जिस तरीके से वहां पे काम करना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि जैन साहब की बढ़ती हुई सक्रियता और हिमाचल में जिस तरीके से जैन साहब ने ग्राउंड लेवल पे जाके काम करा, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनकी एक स्टेट जा सकती है, तो उन्होंने सतेंद्र जैन साहब पे कार्रवाई कर दी। तो एक और अब सत्येंद्र जैन की सक्रियता पूरे हिमाचल में भाजपा के राज को छीन सकती थी, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, गणेश जी और श्रतन शर्मा जी जो बात कर रहे थे उसके संदर्भ में शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी से भी, क्या यहाँ पर केवल केंद्र में बैठी हुई सरकार ही सर्वाधिकार प्राप्त है? इस देश में कानून का कोई राज नहीं है, अदालतों का कोई महत्व नहीं है। आप लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने ही अपराध के संदर्भ में दूर हैं, तो आप लोगों को अदालत से राहत क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्यों सत्येंद्र जैन की आप इतने समय में जमानत नहीं करा पाए? कोई एफआईआर नहीं है, कोई मामला नहीं है, जेल में डले हुए हैं, इसके बाद भी आप जमानत करा नहीं पा रहे हैं। ऑल्टर न्यूज वाला 6 मामलों में आखिरकार अपनी जमानत करा के बाहर आ गया कि नहीं आ गया? आपके माननीय मंत्री जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्या आपका कहने का आशय है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं दबाव में आ गया है? हिमांशु जी, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट रहा है वो 0.4% रहा है। इसका मतलब ईडी मुकदमे दर्ज करती है और सालों साल उस व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। न्यायिक व्यवस्था का सबको पता है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्था क्या है। आज एल्ट न्यूज वाले मामले पे भी, मोहम्मद जुबैर वाले मामले पे देश की सबसे बड़ी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उस देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ लगाई कि आप इस तरीके से एफआईआर करते जा रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मतलब इस तरीके का आतंकित करने का काम जिस तरीके तो से मेरा केंद्र सत्येंद्र की जी, सरकार कर रही है। गणेश भारद्वाज जी, आपसे यही तो सवाल है कि आल्ट जुबैर के मामले में कहा ना कोर्ट ने कि भाई आप कर क्या रहे हो, पर इतना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करी राहुल गांधी के समय पर, इतना बड़ा आज देशव्यापी प्रदर्शन हुआ सोनिया गांधी के संदर्भ में, कोई अदालत संज्ञान क्यों नहीं ले रही? गलत हो रहा है। सत्येंद्र जैन माननीय मंत्री है दिल्ली सरकार के, भाई इतने महीने से जेल में बंद है, कोई अदालत संज्ञान में क्यों नहीं ले रही? इतने बड़े बड़े वकीलों को आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है, अपनी पार्टी में रखा हुआ है, एक जमानत नहीं दिला पा रहे बेकसूर आदमी के संदर्भ में। तो वाकई मानेगी जी देश की जनता कि आपके नेता कसूरवार नहीं है तो भी फंसाए जा रहे हैं? अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही? हिमांशु जी, इसी अदालत ने एक बार नहीं 10 बार जैन साहब को इस मामले में, जब इन्होंने प्रोसिक्यूशन शुरू करा था, जैन साहब को उन्होंने बेल दी और जैन साहब बेल पे थे। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि देखिए न्यायिक व्यवस्था चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जुडिशरी पे आपको फेथ करना पड़ेगा, जुडिशरी का आपको पालन करना पड़ेगा, जो भी जुडिशरी का ऑर्डर होगा। इस वाले मामले पे जब सत्येंद्र जैन साहब की जमानत के लिए वहां पे जाते हैं, वहां ईडी का वकील नहीं आता, ईडी का काउंसिल नहीं आता, और जब काउंसिल नहीं आता तो उसके बाद क्या करती है माननीय कोर्ट, आगे की डेट दे देती है। 4 बार ये हो चुका है, 4 बार कोर्ट ने तो न्यायिक प्रक्रिया का भी शिकार हो रहे हैं, ऐसा हमें गणेश भारद्वाज जी बता रहे हैं पूरे मसले के संदर्भ में। लेकिन राजकुमार सिंह जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस पूरे मसले पर किस राय के साथ हैं? क्या राजनीतिक दल अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं राजकुमार सिंह जी कि उन्हें लगता है कि किस देश की किसी एजेंसी को उनसे पूछताछ करने का अधिकार नहीं है? क्या गांधी परिवार को उसके अतीत की शहादत के संदर्भ में, देश के संदर्भ में योगदान के चलते इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए कि उनके संदर्भ में कोई भी मामला हो तो देश की किसी एजेंसी को उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? और अगर पूछताछ करेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा? या आप महसूस करते हैं कि देश में एक नए किस्म का चलन शुरू हो गया है कि जो भी आपका विरोधी है राजनीतिक दल से, तो उसको ठीक करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, जनता के स्तर पर ही ठीक करना पर्याप्त नहीं है?
तो इन एजेंसियों का ज़रा ठीक से इस्तेमाल किया जाए। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ बनाई गई हैं, इतने बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, तो ये किसके काम आएंगे अगर अपने विरोधियों को ही ठीक करने के काम नहीं आए? तो ये 3 दृष्टिकोण हैं। राजकुमार जी, आप कौन से दृष्टिकोण के साथ खड़े हैं, या इससे इतर आपका कोई और दृष्टिकोण है? हिमांशु जी, जो आपने तीसरी बात कही, जी मैं उसे सबसे पहले कहना चाहता हूँ। जी ये चलन नया नहीं है। जी चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, अपनी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध करती रही हैं। ये आरोप दशकों से हम लोग देख रहे हैं। और एक उदाहरण की बात करें तो 1977 में जब कांग्रेस चुनाव हारी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से बेदखल हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी इसी तरह के आरोप लगे थे। जी सवाल ये है कि आरोप राजनीतिक प्रतिशोध बस कार्रवाई के कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, इसका फैसला मुझे लगता है कि करने का जो एक तार्किक स्थान है वो न्यायपालिका है। जी दूसरी बात, एक बात जो घनेन्द्र भारद्वाज ने कही वो थोड़ा मुद्दे की बात है जी कि ये एजेंसी चाहे राजनीतिक दबाव में काम करती हैं या अपनी अति सक्रियता दिखाने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनकी कार्यशीलता, उनकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता तय होगी कन्विक्शन रेट से। जी अगर धनेन्द्र भारद्वाज कह रहे हैं कि ईडी का कन्विक्शन रेट 0.4% है तो गंभीर मामला है। जी और ईडी की जो छवि है, ईडी जैसी बड़ी संस्था की साख पर सवाल है। जी और कन्विक्शन रेट के मामले में जो आंकड़ा तो एकदम से मेरे पास नहीं है, सीबीआई की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो एक पहलू ये है कि ये एजेंसियां दबाव में काम करती हैं नहीं करती हैं, ये अंतिम फैसला न्यायालय में होगा। जी लेकिन कन्विक्शन रेट कहीं ना कहीं ऊपर सवाल उठाता है। पर ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये कन्विक्शन रेट खाली नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का तो है नहीं, जी उससे पहले भी ईडी का जो कन्विक्शन रेट है बहुत अच्छा नहीं है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट भी बहुत अच्छा नहीं है। अब सवाल पे आते हैं कि राजनीतिक दल किस मानसिकता से काम करते हैं। जी नरेंद्र भारद्वाज ने 3-4 बार कहा कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सिर्फ आपके लिए है। देश के 130 करोड़ लोग उसी न्याय प्रक्रिया के साथ नहीं जी रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। आप लोग तो सत्ता में हैं, कोई राज्य में है, कोई दूसरे राज्य में है, कोई केंद्र में है। और कांग्रेस, आज भाजपा केंद्र में 8 साल से, कांग्रेस 40 साल तक रह चुकी लगातार, उसके बाद भी रही। तो आपने उस न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? अब आपको न्यायिक प्रक्रिया से सुबह इसलिए हो रही है क्योंकि आप और आपका नेतृत्व उसका शिकार हो रहा है। तो न्यायिक प्रक्रिया आजादी के 70 साल में बदली जानी चाहिए थी। उसको जन भावनाओं के अनुकूल संवेदनशील बनाया जाना चाहिए था, त्वरित बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं बनाया आपने। तो मुझे लगता है जिस न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें राजनीतिक दलों के लिए या आम आदमी के लिए कोई अलग अलग मानदंड नहीं हो सकते। देयर कांट बी 2 सेट ऑफ रूल्स इन द लॉ। जी तीसरी बात, ईडी जो कार्रवाई कर रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ी सफाई से अपनी बातें कही, तर्क अपनी जगह हो सकता है। शुरू में उन्होंने कहा कि अखबार देश की आजादी की लड़ाई के लिए शुरू हुए थे, अच्छी बात है। बाद में कांग्रेस के हित में काम करने लगे, मतलब कांग्रेस के मुखपत्र बन गए, तो उनको आजादी की विरासत से नहीं जोड़ना चाहिए। अब कांग्रेस की विरासत को भी कांग्रेस को 2 कंपनियों के बीच हस्तांतरित क्यों करना पड़ा, सवाल उसको लेके है। तो उसके सवालों का जवाब अगर ईडी मांग रहा है, इनकम टैक्स मांग रहा है, तो देने में हर्ज क्या है? इस देश में बहुत सारे राजनेता हैं, ये संयोग भी हो सकता है और उसके पीछे आप खोज भी कर सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं पे ईडी की नजर ज्यादा है, लेकिन नजर है, सवाल है तो जवाब दे दीजिए, दिक्कत क्या है? ऐसा क्यों हो गया कि 5000 लोगों के शेयरों से शुरू हुई एजेएल जब यंग इंडिया को ट्रांसफर हुई तो 76% शेयर सिर्फ 2 लोगों के पास चले गए? ये बंटवारा किसने किया? और जो हस्तांतरण हुआ, क्या वो कंपनी लॉज और बाकी प्रक्रियाओं का पालन करते हुआ? अगर हुआ तो बता दीजिए। अगर ईडी सारी चीजों को ताक पर रख करके आपको तंग कर रहा है, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट में आपके तर्कों को वो वजन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये बात सही है कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की, 2014 में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, 2022 आ गया, लंबा समय है। मामले को किसी तार्किक परिणति के आसपास पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा।
फिर वही बात आती है सरकारी तंत्र की सुस्ती की, न्यायिक प्रक्रिया की गति की। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है और आप ये मानते हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध बस है, तो आप राजनीतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि राजनीतिक प्रतिशोध है तो वो राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, पर अंतिम फैसले के लिए अदालती कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। अदालती कार्रवाई का इंतजार करिए। राजकुमार सिंह जी, आपका ये कहना है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल जो बतौर पत्रकार जानने का है कि क्या ये प्रदर्शन कांग्रेस के प्रति जनता के बीच में सद्भावना पैदा कर पा रहा है? क्या ये प्रदर्शन क्या जाहिर कर पा रहा है कि जनता के बीच में भले ही कांग्रेस की पैठ ना हो, पर आज भी गांधी परिवार के संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जबरदस्त सम्मान है? इसलिए जब गांधी परिवार अगर संकट में आया है तो देश भर में कांग्रेस एकजुट होकर सड़क पर उतरी है। इन दो विषयों पर आपका नजरिया क्या है? हिमांशु जी, आपने जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी जी लगातार कई दिन तक जी और कांग्रेस सड़कों पे थी, तब भी हम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। जी ये बात सही है और मैंने सवाल तब भी उठाया था कि कांग्रेस अगर जनहित के किसी मुद्दे पर जी इस तरह से व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन करती, जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक और देश की राजधानी तक, तो शायद ज्यादा सकारात्मक संदेश जाता। जी लेकिन एक फायदा तो हो रहा है जनता के बीच। इसका क्या संदेश गया है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा चुनावी रुझान देखने का या जी थोड़ा समय गुजरने का। जी लेकिन कांग्रेस जिसको मान के चल रहे थे कि पिछले 8 साल से या 7.5 साल से लगभग जड़ता का शिकार थी, कार्यकर्ता दिशाहीनता का शिकार थे, उनकी दिशाहीनता भंग हुई है, जड़ता टूटी है और सक्रियता का संदेश उनमें गया भी है और सक्रियता दिख भी सक्रियता रही का संदेश गया है। कांग्रेस कम से कम सड़क पर दिखी है, जनता के मुद्दे पर ना सही, अपने नेता के मुद्दे पर सही। ये दृष्टिकोण है हमारे साथ राजकुमार सिंह जी का। तो मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपसे जानना चाहता हूं, आप अमित शाह का धन्यवाद देंगे नहीं देंगे पता नहीं, आप माननीय नरेंद्र मोदी से कब मिलेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे कि नहीं ये पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा हमारे साथ में हैं। क्या आप उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि भाई साहब आपका धन्यवाद, कम से कम कांग्रेस की जड़ता को आपने तोड़वा दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर लाने का काम आपने करवा दिया, कांग्रेस एक ताकत के तौर पर अभी भी मौजूद है, ये एहसास देश के संदर्भ में कर दिया। क्या इसके लिए शिवरतन शर्मा और उनकी पार्टी के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? मुझे तो लगता है कि शिवरतन जी भी यह बात नहीं कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसी जड़ता का शिकार है। और न्यायिक प्रक्रिया के होने का अर्थ यह तो नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी का लगातार हथियार के रूप में विपक्षी दलों के खिलाफ दुरुपयोग करती रहे जी और वह भी नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सारा ट्रांजैक्शन चेक के पर द्वारा शैलेश हुआ जी है। ये तो बता दो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है? शिवरतन शर्मा जी ये जानना चाहते हैं भाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस संस्था का निर्माण किया था उस संस्थान को समाप्त करके एक नई संस्था क्यों बनाई गई? 2010 में बनाई, 2022 आ गया, क्या कमाल कर दिया उस संस्था ने, क्या किया उस अखबार का? कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है लोगों को, एक संपत्ति है, भव्य बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है 1000 लोगों के स्वामित्व की थी, वो कुछ लोगों के स्वामित्व में पहुंच गई। इसी को लेकर शिकायत है, इसी को लेकर शिकवा है, इसी को लेकर कार्रवाई है। इसका उत्तर तो दीजिए ना शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कि आखिर एसोसिएट जनरल लिमिटेड से यंग इंडिया तक का परिवर्तन जो हुआ वो किस उद्देश्य के लिए हुआ और वो उद्देश्य कहां तक सफल हुआ? दरअसल सवाल इसको लेकर नहीं है, सवाल इसको लेकर है कि कांग्रेस इनको लेकर लगातार डॉलर को लेकर, चीन के अतिक्रमण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, गब्बर सिंह टैक्स को लेकर इनको कटघरे में खड़ा कर रही है सोनिया जी के नेतृत्व में। इससे इनको तकलीफ हो रही है। मैं शिवरतन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी बात शिवरतन जी को भी कटु लगेगी। कांग्रेस तो पर्याय है त्याग का, तपस्या का, बलिदान का। भारतीय जनता पार्टी पर्याय है लोकतंत्र के खात्मे की ओर देश को ले जाने का। भारतीय जनता पार्टी पर्याय है नफरत फैलाने की राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी पर्याय है लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का। शिवरतन जी से मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, 1975 में आपातकाल की बात उन्होंने की। आज तो पूरे देश में लगातार अघोषित आपातकाल की स्थिति है।
और मीडिया को लेकर शिवरतन जी बड़ी वेदना और पीड़ा जाहिर कर रहे थे। छुरा में पत्रकार की हत्या, बस्तर में पत्रकार की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कार्यकाल और छत्तीसगढ़ में जब मीडिया को भाजपा के धरना प्रदर्शन में हेलमेट लगा के जाना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाजपा कार्यालय में किए गए पत्रकारों पर हमले को लेकर अभी छत्तीसगढ़ के लोग उसको भूले नहीं हैं। और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से रेखांकित करके कहना चाहूँगा कि नान घोटाले में, पनामा बैंक के मामले में क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में कार्यवाही हुई? उस समय ईडी कहाँ थी? उस समय ईडी कहाँ सोई हुई थी? इस बात का जवाब छत्तीसगढ़ के लोग आज भी यह चाहते हैं कि भाजपा के लोग दें, और इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पर हमारे को अपनी बात का जवाब नहीं मिला। हमने ये जानना चाहा था कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से यंग इंडिया का हस्तांतरण क्यों हुआ। इस पर शैलेश नितिन द्विवेदी कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ये फालतू का सवाल है। कांग्रेस की संपत्ति थी, कांग्रेस का पैसा था, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में, कांग्रेस की संपत्ति के संदर्भ में कोई बदलाव किया, इसको लेकर भाजपा कौन होती है सवाल उठाने वाला, ईडी कौन होता है इसको सवाल करने वाला। जब सारे परिवर्तन चेक के माध्यम से हैं, ऑडिट हो रखा है, तो फिर जाके बेफिजूल की कार्रवाई के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने की और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है, ये शैलेश नितिन द्विवेदी जी का कहना है। पर शिवरतन जी आपसे जानना ये चाहते हैं, 2012 में मामला दर्ज हुआ, 2014 में ईडी ने केस रजिस्टर्ड किया और पूछताछ 2022 में। आपकी दक्ष सरकार, आपका दक्ष प्रशासन, आपकी सक्षम सरकार, आपकी तुरंत कार्रवाई करने की प्रवृत्ति 8 साल तक मामले को क्यों पकड़े रही, ये जानने में दिलचस्पी है। जैसे ही कांग्रेस ने उदयपुर में संकल्प शिविर किया, जैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं, इतना बेचैन हो गए, इतने परेशान हो गए, इतना हड़बड़ा गए कि तुरंत इस नाम पर पूछताछ के लिए बुलाने लगे। इतना घबराते हैं राहुल गांधी से, इतना घबराते हैं सोनिया गांधी साहब। हिमांशु जी, आपके प्रश्न का उत्तर आदरणीय शैलेश जी ने नहीं दिया जी, मैं दे देता हूं उनके आपके प्रश्न का उत्तर। जी, एसोसिएट जनरल से यंग इंडिया की यात्रा जो है वो इस कारण से हुई है कि एक संस्था की प्रॉपर्टी 76% यंग इंडिया के नाम से, माँ बेटे के नाम से हो जाए, ये यात्रा का मूल उद्देश्य है। और आपने कहा इतना विलंब क्यों हुआ? जी, 2000 मेरे ख्याल से 15-16 में राहुल जी को और सोनिया जी को जमानत लेनी पड़ी जी, आयकर विभाग ने भी इनको नोटिस दी है। उस नोटिस के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट दिल्ली में गए, इनकी याचिका खारिज कर दी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी, अभी हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया जो है जी, इसमें धीरे चलती है। जी, कभी कभी न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो उस न्याय प्रक्रिया को कैसे जल्दी चलाया जा सकता है, इस पे जरूर सरकार को विचार करना चाहिए। जी, पर एक बात मैं बोलता हूँ कि राहुल जी से या सोनिया जी से पूछताछ हुई तो लोकतंत्र पे हमला लगा। जी, जब एसआईटी ने 10-10 घंटे नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जी, उनसे पूछताछ की, लगातार उनके खिलाफ मामले बनाए गए, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। और जो शिकायत करता थे अब प्रमाणित हो गई। शीतलावाड़ कौन थी, उसको आर्थिक फंड कहां से दिया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और कांग्रेस से कोषाध्यक्ष जी का नाम आया है कि उनको आर्थिक मदद वो किया करते थे। जी, तो लोकतंत्र को कुचलने के लिए, विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए कांग्रेस तो फंडिंग तक करते रही है। ये बातें जनता के सामने आ चुकी है। अहमद पटेल जी ने जिसका शीतलावाड़ को 30 लाख रुपए दिया, ये लगातार मीडिया में चल रहा है। तो भाई लोकतंत्र को कुचलने की बात आपके मुंह से कहना शोभा नहीं देता। और बिल्कुल शोभा नहीं देता है, लेकिन ये क्या शोभा देता है कि अहमद पटेल अब दुनिया में नहीं रहे, तब जाके आप एक अपने अधीन एजेंसी के नाम पे बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए थे। अब अहमद पटेल तो दुनिया में रहे नहीं, जो आकर बताए कि उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, ये एक विवाद का विषय रहेगा। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ शिवरतन शर्मा जी, देश की न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है, यही बात तो नरेंद्र भारद्वाज भी कह रहे थे। 8 साल हो गए आपको राज में रहते हुए, प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ, इसके बाद भी शिवरतन शर्मा जी कह रहे हैं वो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है। 8 साल बाद भी नहीं सुधार पाए आप इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को, और बता दें कि देश बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। इसके बावजूद भी शिवरतन जी बोल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया का तो आपको पता है ना,
कैसी है अपने देश में, ये क्या बात हुई? 65 साल में जो कांग्रेस ने किया है जी उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। जी निकट भविष्य में जैसे बाकी संस्थानों में सुधार आ रहा है, यहाँ भी सुधार आएगा, हम इस बात का विश्वास करते हैं। नहीं, पर लेकिन माननीय न्यायिक सचिव- प्रक्रिया में सुधार नहीं आ रहा, लेकिन एजेंसियों की प्रक्रिया में बड़ा सुधार आया है। जहां पर भी विपक्षी दल हैं, जहां पर भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां पर इन एजेंसियों की सक्रियता देखते ही बनती है। सचिन पायलट बगावत करते हैं, अशोक गहलोत के भाई के घर पे ही संस्थाएं पहुंच जाती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बगावत करके सरकार बनाते हैं, उनकी सरकार के मंत्रियों के संदर्भ में छापे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर काबिज होती है तो देखने में आता है कि संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। पंजाब में चुनाव आते हैं, चन्नी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके रिश्तेदारों के संदर्भ में कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसी जो तत्परता है, ऐसी जो त्वरित कार्रवाइयाँ हैं, जिसको लेकर आज भूपेश बघेल जी भी बहुत नाराज हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्या कहेंगे इसे? क्या ये शंकाएं निराधार हैं? क्या ये एक अद्भुत किस्म का संयोग ही है कि जहां विपक्ष सरकारें हैं, जहां विपक्षी दलों की कोई प्रभावी मौजूदगी है, वहीं पर इन संस्थाओं की सक्रियता कमाल की है? ने अपने गठन के बाद जी 5,422 प्रकरण दर्ज किए हैं जी और 1 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की है। उसमें अंतिम निर्णय 58,591 करोड़ रुपए की संपत्ति के दर्ज होने का आ चुका है, जी जब्त होने का आ चुका है। और जहां तक आपका कथन है कि भाई जहां कांग्रेस की सरकारें वहां ईडी कार्रवाई होती है, सरकार कांग्रेस की नहीं, विपक्षी दल की, संशोधित करूंगा, दोषी है उसके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं को कार्रवाई करने का अधिकार है। जी और माननीय शैलेश जी ने कहा नान की कार्रवाई, पनामा की कार्रवाई, अरे भैया अब तो प्रदेश में आपकी सरकार है 3.5 साल से, किसने रोका है आपको? नान का भ्रष्टाचार अगर उजागर किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एसीबी डॉक्टर रमन सिंह जी के अंडर में थी, उस एसीबी ने नान की कार्रवाई को जनता के सामने प्रकट किया, उसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है। अगर हमारी सरकार की संलिप्तता होती तो वो कार्रवाई नहीं होती। जो दोषी थे उन अधिकारियों को आप महिमा मंडित कर रहे हो, हम लोग हमारी सरकार या हमारी पार्टी महिमा मंडित नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस के पर्याय की बात, जी त्याग तपस्या, इतना त्याग और कितनी तपस्या कांग्रेस के नेताओं ने की है, पूरी देश की जनता ने देखा है। त्याग और तपस्या के नाम पे देश को लूटने का काम, जी देश को धोखा देने का काम, देश की परिसंपत्तियों को बिगाड़ने का काम अगर किसी संस्था ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो त्याग इन्होंने तो सब कुछ बर्बादी किया है शिवरतन जी, आपके शब्दों में। लेकिन मैं घरेंद्र भारद्वाज जी के पास जाऊं उससे पहले उनके उस आंकड़े के संदर्भ में आपसे पक्ष लेना चाहूंगा। बहुत ही सक्षम किस्म की एजेंसियां हैं, पर घरेंद्र भारद्वाज जी बता रहे हैं मामले दर्ज करते हैं, सनसनीखेज तरीके से अखबारों में, चैनलों पे चलवाते हैं, पर जब आरोपियों के संदर्भ में साबित होने का मसला आता है मामले के, तो 0.4% है सक्सेस रेट। मतलब आप 100 मामले दर्ज करते हैं तो उनमें से एक भी दोषी नहीं पाया जाता है। 0.4। इस क्षमता के संदर्भ में, इस चमत्कारिक प्रदर्शन के संदर्भ में शिवरतन जी कुछ कहिए ना। आप इतने प्रखर नेता हैं, आप इतनी विचारवान पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस परफॉर्मेंस के संदर्भ में भी तो कोई टिप्पणी आपकी आनी चाहिए ना। मेरा एक इसमें प्रति प्रश्न है जी, अगर 0.4% इसमें प्रकरण में ये मिला गया, माने दोषी पाए गए, जी तो जितने लोग दोष मुक्त हुए जी उसमें कितने लोगों ने ईडी के खिलाफ कार्रवाई? जी अगर मेरे खिलाफ कोई झूठा आरोप लगता है और मैं उसमें दोष मुक्त होता हूँ जी तो मेरी नैतिक जवाबदारी है कि मेरे ऊपर दोषारोपण करने वाली संस्था के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर 0.4% लोग दोषी पाए गए हैं तो जो निर्दोष साबित हुए उनको ईडी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको कानूनी नोटिस देना चाहिए। बहुत कमाल की दलील दी है शिवरतन शर्मा जी ने। इस देश में आम आदमी की हैसियत है, औकात है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, सरकार की एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। जिन एजेंसियों के नाम मात्र से पेंट गीली हो जाती है, उसके संदर्भ में शिवरतन जी कह रहे हैं कि अगर वो दोषी नहीं पाए गए हैं तो उसके बाद वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आदमी नाम का, भगवान का नाम लेता है, जैसे हुए बच गए, इसके बाद में चाहते हैं शिवरतन जी कि आप उसके खिलाफ लड़ो भी। पहले ही इतनी लंबी लड़ाई लड़ ली, यही बहुत है क्या? बहरहाल मैं घरेंद्र भारद्वाज जी के पास जाना चाहता हूँ। घरेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन सड़क पर तब हो रहा है जब उसके नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं बहुत गलत हो रहा है,
तो फिर आप कांग्रेस को अकेला क्यों छोड़ दे रहे हैं? दिल्ली जहां आपकी सरकार, दिल्ली जहां अरविंद केजरीवाल की मजबूत आम आदमी पार्टी का संगठन, इस लड़ाई को सामूहिक क्यों नहीं लड़ते? राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कांग्रेस ही जा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। अगर आप देश के संदर्भ में इसे खतरा मानते हैं, अगर आप इसे विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचलने की कोशिश मानते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं होते? देखिए, मैंने आपको क्या कहा है हिमांशु जी, जो मैंने आपको बताया सारे एग्जांपल्स आपने कोट कर दिए, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, राजस्थान का, दिल्ली का, जहां जहां इस तरीके की, मतलब ये तो चीजें साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से जहां भारतीय जनता पार्टी को कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए होती है या अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ जब उनको कुछ कार्रवाई करनी होती है, तो इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देश ने देखा, हम भी देख रहे हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि जी आप जाके ईडी के ऊपर दोबारा केस करो। अरे शाहरुख खान तो बहुत बड़े आदमी थे, उनके लड़के को एनआईए ने फंसा दिया, बाद में उसी एनआईए ने डिस्चार्ज भी कर दिया, लेकिन शाहरुख खान जैसे आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा एनआईए से जाके पंगा ले। इस देश का आदमी, गरीब आदमी इतना डरता है कोर्ट कचहरी से, और ईडी का तो नाम ही इतना खतरनाक है। ईडी सीबीआई सुन के तो आदमी की रातों की नींद उड़ जाती है, उसके परिवार की नींद उड़ जाती है। क्या मतलब बड़ी मुश्किल से जब निकलता है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, ए भगवान तूने ईडी और सीबीआई से बचा लिया, अब आगे से कभी इनकी शक्ल मत दिखाई हो। तो इस तरीके का देश में व्यवस्था है। आप कह रहे हो न्यायिक व्यवस्था, अरे न्यायिक व्यवस्था कौन सुधारेगा? हम थोड़ी सुधारेंगे ना, राज्यों के पास अधिकार है, आप राज्यों को दे दो। आपकी न्यायिक व्यवस्था के जितने भी सुधार है, जो भी आपको सुधार करने, वो केंद्र की सरकार का काम है। 8 साल से आपकी सरकार है, आप 8 साल से लगातार कांग्रेस को ब्लेम करते आ रहे हैं, 70 साल। 8 साल कम नहीं होते, 8 साल आपको फुल मैंडेट की सरकार है, सदन, राज्यसभा, लोकसभा दोनों में आपका बहुमत है। जो आपने करने, न्यायिक सुधार करो, जुडिशियल रिफॉर्म्स करो, किसने मना करा है? तीसरी बात, देखिए वो कह रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत केस करना बहुत आसान है। हिमांशु जी, हमारे 35 विधायकों पे दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज करे। जैसी हमारी सरकार जब 2015 में बनी, तो अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को लगा कि शायद उनकी पर्सनल डिफीट है, उन्होंने उसको पर्सनल डिफीट ले लिया, बीजेपी की डिफीट ना मान के, क्योंकि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव का संचालन कर रहे थे। तो हमारे 35 विधायकों पे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत झूठे मुकदमे, लैंड ग्रेबिंग के, विमेन मॉलेस्टेशन के, और उन 35 में से 33 विधायक हमारे कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि कोर्ट में आपको एविडेंस प्रूव करने पड़ते हैं। कोर्ट में आप एविडेंस लेके जाओगे, कोर्ट में आप सबूत लेके जाओगे, कोर्ट में जब चार्जशीट सबमिट करते हो तो आपको सारी चीजें दिखानी पड़ती है, क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत एफआईआर करना तो बहुत आसान है। आप एफआईआर तो कर देते हो, लेकिन जब कोर्ट में आप जाते हो, चाहे टाइम लगता है, लेकिन न्याय सबको मिला है। 33 हमारे विधायक बाइज्जत बरी हुए। हमारे चीफ मिनिस्टर, पहली बार आपने सुना होगा किसी चुने हुए चीफ मिनिस्टर के घर में दिल्ली पुलिस का एक दरोगा जाके रात में वहां पे रेड मारता है, बिना नोटिस के रेड मारता है। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस खंगाला जाता है, चीफ मिनिस्टर का घर खंगाला जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का घर खंगाला जाता है, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता उनको। तो इस तरीके का एक पॉलिटिकल, अरे ये बात तो हो गई गणेश बारोद जी, आपने मर्म की बात नहीं बताई। कितना प्रचारित करेंगे भाई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, कितना प्रचारित करेंगे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? हम तो ये पूछ रहे हैं भाई, आप मानते हो ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली के केंद्र में बैठी हुई सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो इस लड़ाई को आप अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? ये हमारा सवाल है। क्यों कांग्रेस इस लड़ाई में अकेली खड़ी है? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी साथ में खड़ा होने की हिम्मत जता रही है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के संदर्भ में जो आरोप है उनमें कोई सत्यता है, इसलिए साथ खड़े नहीं हो रहे, या कोई और वजह है? देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री रही है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार अगर कहीं से है तो कांग्रेस के गोमुख से निकल के है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी इन्होंने बहुत करप्शन करा था, दिल्ली में भी करप्शन के मामले में दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग होकर दिल्ली में इनकी 15 साल से चलती हुई सरकार को हटाया। ऐसे ही पंजाब में भी इनके जो भ्रष्टाचार चल रहा था, पंजाब में भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट करा। तो कहीं पे भी कांग्रेस से किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं हो सकती। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों भ्रष्टाचार करने में भाई भाई हैं। पहले कांग्रेस ने देश को लूटने का काम करा, अब भारतीय जनता पार्टी देश को, तो सीधे मर्म की बात बताइए ना कि जो ये मामला चल रहा है नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में, इसमें आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेकसूर मानते हैं या कसूरवार मानते हैं? इनके प्रदर्शन को आप एक गंभीर राजनीतिक कदम मानते हैं या नौटंकी मानते हैं? इसके संदर्भ में गणेश जी आपका नजरिया साफ आना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इनके प्रदर्शन को? हिमांशु जी, आप और मैं जज नहीं है, ये मामला माननीय न्यायालय में,
माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा वो आपको भी सर पाथे पे होगा, वो बीजेपी के साथी को भी होगा, कांग्रेस वालों को भी होगा। इस पे आप और हम जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी रही है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार अगर कहीं तो से गणेश लोगों ने भारद्वाज जी वो कोई मामले पे आप बोलना नहीं चाहते जो उन्हें मुश्किल में डाल दे। उनको सहूलियत इसी बात में है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है। अगर इस देश में साफ सुथरा कोई है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। इस विचार के साथ में वो रहना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिकली उन्हें यही करेक्ट लगता है। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, विपक्ष अपनी सुविधा के साथ तथ्य गढ़ता है। अगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो ये तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री रही है कांग्रेस। क्या इस प्रकार के नजरिए के साथ विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, या आप मानते हैं कि कुल मिलाकर सब दूसरे के नष्ट हो जाने की कामना के साथ हैं, उसी में उनको अपना भविष्य दिखाई देता है? दरअसल देश हित विषय नहीं है, दल हित ही प्राथमिकता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है। हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सवाल देश हित का भी नहीं है, लोकतंत्र का भी नहीं है, सवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति का है। जी, कांग्रेस पे कार्रवाई हो तो कांग्रेस विरोध करेगी, आम आदमी पार्टी के किसी नेता पे कार्रवाई होगी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी उसका बचाव करेंगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है। हालांकि धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने लास्ट में बड़े मर्म की बात कही, जी, जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भाई अगर राजनीतिक प्रतिशोध है, मामला फर्जी है, केस में दम नहीं है, तो उसका फैसला कौन करेगा? जी, अभी उन्होंने खुद कहा कि हम तो जज है नहीं, जी, तो न्यायपालिका फैसला करेगी। आपके मामले में भी करेगी, सोनिया गांधी के मामले में भी करेगी, नारायण राणे के मामले में भी करेगी। तीसरी बात, एक जो बड़ा सवाल है वो है केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्यों में भी जो एजेंसियां हैं जी, उनकी क्रेडिबिलिटी का। वो क्रेडिबिलिटी पर सवाल लगातार उठते हैं। जब जो दल विपक्ष में होता है वो उठाता है। भाजपा होती है भाजपा उठाती है, कांग्रेस होती है कांग्रेस उठाती है। उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोई मैकेनिज्म बननी चाहिए। वो तब बनेगी जब उनके सिलेक्शन का कोई ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिबल तरीका होगा। चौथी बात, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध कोई जुमला नहीं है। राजनीतिक प्रतिशोध बस पहले भी कार्रवाई होती रही है, अब भी होती होंगी, यह मुद्दा हमेशा रहा है। लेकिन हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, अंतिम फैसला तो अदालत करेगी कौन सही है, कौन गलत है, कौन दोषी है, निर्दोष है। 1977 इस देश की जनता ने जितना प्रचंड जनादेश देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी को, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करने के लिए दिया था। लोगों ने मान लिया था कि शायद वापसी कभी नहीं होगी। लेकिन जनता पार्टी ने जिस तरह की कार्रवाई श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ की, उससे संदेश यह गया कि राजनीतिक प्रतिशोध है। परिणाम क्या था? बेशक जनता पार्टी का बिखराव एक बड़ा कारण रहा होगा। परिणाम यह निकला कि वही श्रीमती इंदिरा गांधी महज 2.5 साल बाद उसी जनता के प्रचंड जनादेश से सत्ता में वापस लौटी थी। राजकुमार सिंह जी भविष्य के संदर्भ में एक संभावना बता रहे हैं। क्या सोनिया गांधी जो आज दुहाई दे रही थी कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, क्या आने वाले भविष्य में दूसरी इंदिरा गांधी साबित हो पाएंगी? क्या केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के नेताओं की आवाज़, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पसीना जनता के बीच ये संदेश दे पाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रहा है, या केंद्रीय एजेंसियां ये साबित कर पाएंगी जो कुछ भी हो रहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है, कदाचरण के खिलाफ हो रहा है? वाकई मामला गंभीर है। लेकिन इस गंभीरता के मामले के बीच में महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि देश का भरोसा लोकतंत्र के संदर्भ में रहना चाहिए। एक वातावरण बन रहा है इस प्रकार का कि इस देश में कोई भी सत्तारूढ़ दल असहमति को या विरोधी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके लिए वह जनता के समर्थन की नहीं बल्कि दूसरे उपायों का सहारा लेने में गुरेज नहीं कर रहा है। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या आने वाले समय में इसमें बदलाव देखने को हमें मिलेगा? लेकिन इतना तय है कि सोनिया गांधी से सवालों का सिलसिला एक आध प्रदर्शन के चलते रुकने वाला नहीं है। ये मामला लंबा चलने वाला है, पर इसका परिणाम देश की राजनीति में क्या दिशा देगा ये जानना
के लिए हमें इंतजार करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर देश की जनता को समर्पित है। इस प्रकार के खेल के चलते, इस प्रकार के तमाशे के चलते जनता क्या सोचती है? तो जनता ये सोचती है कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मुस्तफ़ा जैदी ने जो बात कही थी वो बात इस समय जनता के जहन में आती है। किस दल पर भरोसा करें, किस नेता पर भरोसा करें? सबने ही तो दस्ताने पहन रखे हैं और इन दस्तानों के बीच में उसके विश्वास की हत्या जिसने की है उन हाथों की पहचान कैसे करें? सवाल गंभीर है। देखें इसका उत्तर हम कैसे खोजते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दी याद। सदा प्रणाम।